अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है विच इज़ द सेल, इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कर लेते हैं बात अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपकी बुक का जो पहला सवाल है वो ये है कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस बताएं। ये आपको पेज 44 पर मिलेगा। यहाँ पर आपकी 2 लाइन्स हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, कि आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम ऑलरेडी ये इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला आप लोग पॉइंट ये लिखेंगे कि इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स को पास आउट करती है, गुजरने देती है, कुछ को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, कुछ जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कुछ को परमिएबल का मतलब है परमिशन देती है, कुछ को नहीं देती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट की रोल डज द गोल्जी अपरेटस प्ले इन यूकैरियोटिक सेल्स। कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ऐसे सेल्स की बात करें जिनमें हमारे पास ट्रू या न्यूक्लियस पाया जाता है, उनके अंदर गोल्जी अपरेटस क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या की रोल का मतलब होता है कौन सा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है गोल्जी अपरेटस। तो ये आप लोगों को पेज 48 पर आंसर मिलेगा। आपका जो टॉपिक है गोल्जी अपरेटस वाला, इसके अंदर कि इट मॉडिफाइज प्रोटीन कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ ईआर, कि जो प्रोटीन हमारे पास रफ ईआर से आ रही होती है उसको मॉडिफाई करता है एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेजल्स, और उसको मजीद पैक कर देता है छोटी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स के अंदर, जिसको आप गोल्जी वेजिकल्स कहते हैं। दीज सैक्स आर कीप्ड इन सेल और ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस। यही जो हमारे पास सैक्स होती हैं, मीन्स टू से डैट गोल्जी वेजिकल्स जो होती हैं, इसको मजीद आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसकी फॉर्म में, सिक्रीशंस की फॉर्म में। ठीक है, सिक्रीशंस की फॉर्म में इसको मजीद फिर आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये आप लोगों ने करना है। आप लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है गोल्जी अपरेटस वाला, उसका क्या की रोल है उसके अंदर आप लोगों ने करना है। और ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ कि हम ऑलरेडी ये टॉपिक्स कर चुके हैं और आपको हर टॉपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आती और आप वो चीज़ जाकर समझना चाहते हैं तो आप टॉपिक के बाय नेम या डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। जो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, हाउ डू लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू सेल्स फंक्शनिंग। कि सेल जो फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, जो आपके चैप्टर का नेम भी है सेल, इसके अंदर लाइसोसोम्स जो है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, या उनका क्या रोल है लाइसोसोम्स के अंदर। ठीक है, ये आपको पेज 49 पर आपको मिलेगा। यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है और यहाँ तक आप लोगों ने करना है कि लाइसोसोम जो है ये फ्यूज़ हो जाता है, मतलब मिल जाता है फूड वैक्यूल के साथ, एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड। और फिर जो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को प्रेजेंट इन द वैक्यूल, जो वैक्यूल में प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम्स आल्सो हैव एंजाइम्स, लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स भी होते हैं फॉर ब्रेकिंग, जो ब्रेक डाउन का काम करते हैं, तोड़ फोड़ का, सेलुलर वेस्टेज को, वेस्ट वगैरह का जो सेल का वेस्ट होता है। दे आल्सो इंगल्फ, इसके साथ इंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं डैमेज ऑर्गेनेलिज को, वो ऑर्गेनेलिज जो डैमेज्ड हो चुकी होती हैं, जो काम करना छोड़ देती हैं, जो बेकार ऑर्गेनेलिज होती हैं, एंड ब्रेक देम, और उनको भी तोड़ देते हैं या उनको इंगल्फ कर लेते हैं या उसको तोड़ देते हैं लाइसोसोम्स। और क्या काम करते हैं, कैन स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को स्टोर भी कर लेते हैं, इंगल्फ भी कर लेते हैं, ब्रेक डाउन भी कर देते हैं। इनका सारा काम ही बेसिकली इस तरीके का ही होता है, वेस्टेज वगैरह को ब्रेक डाउन करना या उनको इंगल्फ करना या फिर स्टोर कर लेना फॉर लेटर यूज़, मतलब बाद में इस्तेमाल करने के लिए उसको अपने अंदर स्टोर भी कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑर्गेनेली डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स। कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को, मतलब जो ऐसे सब्सटेंसेस जो नुकसानदेह हो उसको डिटॉक्सिफाई करती है और ब्रेक डाउन करती है लिपिड्स को, लिपिड्स के तोड़ फोड़ करती है। यहाँ पर जो लफ्ज़ आप लोगों के पास डिटॉक्सिफाई है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कोई ऑर्गेनेली है, कोई भी सब्सटेंस है, वो अपने अंदर से जितना भी उसका जहरीला मवाद होता है, पॉइजन्स वगैरह होते हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उसको निकाल देना। ठीक है, और ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो लिपिड्स की भी तोड़ फोड़ करती है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी निकाल देती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है, उस ऑर्गेनेली के बारे में बताना है। ये आपको पेज नंबर 61 पर आपकी बुक के ये आंसर मिलेगा। आपकी बुक का जो पेज 61 है वो यही है जहाँ पर आपके ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर उसने सिर्फ आपकी बुक वाले ने यही पूछा है कि विच ऑर्गेनेली, कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है, और आपने जस्ट यहाँ पर उस ऑर्गेनेली का नाम लिखना है। वो ऑर्गेनेली आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जिसको आप SCR भी कहते हैं, या सिंपल आप उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या SCR भी कह सकते हैं, दोनों ही ठीक होंगे। जो आप करना चाहेंगे दोनों कर लें।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रिस्पॉन्सिबल फॉर। कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है कि उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सा काम करती है। ये आपको पेज 48 पर मिलेगा। असल में आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही रिलेट करते हैं, क्योंकि इसमें भी आपने जो किया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आपने इस ऑर्गेनेली का नाम बताया था, और यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को 3-4 लाइनों में बताना होगा इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। आपने अपनी बुक के पेज नंबर 48 पर आ जाना है। यहाँ पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में बताया गया है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या जिसको आप सिंपली SCR कहते हैं, इसमें राइबोसोम्स की कमी होती है। डेट्स वाई हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, क्योंकि रफ के पास तो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। उसका फंक्शन भी क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराना, प्रोटीन वगैरह बनाना। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, मतलब लिपिड के सारे प्रोसेस में, चाहे लिपिड की सिक्रीशन करानी है, चाहे लिपिड को उसने दोबारा से रिसाइकिल कराना है, या लिपिड की ब्रेक डाउन करवानी है, ये सारा काम हमारे पास SCR करवा रहा होता है। एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर। और अगर उसने कोई भी मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो काम भी हमारे पास SCR करवाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इट आल्सो डिटॉक्सिफाई, उसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई कराता है चीज़ों को, नुकसानदेह मवाद को, ठीक है, जो पॉइजन्स वगैरह या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको भी रिमूव कराता है। कौन हमारे पास जो हमारा टॉपिक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि आपका सवाल भी था। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें उसने यही पूछा था कि डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स, तो उसमें भी आप लोगों ने सिंपल इसी ऑर्गेनेली का नाम बताया था, ठीक है, SCR का। और यही इसका भी एक फंक्शन आ जाता है, और इस तरीके से आपने 2 पॉइंट इसके अंदर करने हैं। एक तो यही वाला आपका है कि डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल केमिकल्स को, एक ये है कि ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को एक हिस्से से लेकर सेल के दूसरे हिस्से तक, ठीक है, वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर। और एक आप लोगों के पास यही है कि इन्वॉल्व होता है लिपिड के मेटाबॉलिज्म के पास, कि ये भी इसके अंदर राइबोसोम्स की कमी होती है। बहुत ही आसान और सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हाउ डू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। ये तो आप लोगों को आप लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में भी वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है क्या, लेकिन वो ये आपकी बुक वाला पूछता है कि कैसे जो वैक्यूल प्लांट सेल का है वो डिफरेंट होता है, फ़र्क होता है उसमें किसकी निस्बत के जो वैक्यूल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 51 पर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो हम जल्दी से आपकी बुक का पेज नंबर 51 टर्न करते हैं। यहाँ पर आपकी बुक का मैंने पेज नंबर 51 जो 51 है ये ओपन कर लिया है, और यहाँ से आप लोगों के पास आपका टॉपिक जो वैक्यूल है, इसकी सेकंड लाइन से एनिमल सेल के वैक्यूल की बात कर रहा है आपकी बुक वाला, कि एनिमल सेल में हैव मैनी स्मॉल टेम्पोरेरी वैक्यूल्स। के एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे टेम्पोरेरी वैक्यूल्स होते हैं, और वो क्या कंटेन करते हैं, 2 चीज़ें, वाटर और फूड सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्लांट सेल के वैक्यूल की बात हो रही है कि मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स, जो बहुत बड़े बड़े या मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं, उनके पास एक ही सिंगल वाहिद लार्ज बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल, मतलब कि सेंटर में वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से सेंटर में काफ़ी बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, और इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। बहुत सारे जब छोटे छोटे वैक्यूल्स फ्यूज़ होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूल बनता है। ये आप लोग के पास प्लांट का केस था, वो एनिमल का केस था, और यही दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7, इस सवाल के अंदर ये बताया गया है कि व्हाट कुड हैपन, क्या रोनुमा होगा इफ़ लाइसोसोमल एंजाइम्स, अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, वो प्रॉपर्ली जो सही तरीके से वर्क करना अगर स्टॉप कर दे, रोक दे, तो हमारे पास जो लाइसोसोमल एंजाइम है क्या रोनुमा होगा अगर ऐसा हो, ठीक है। अगर जो लाइसोसोमल एंजाइम वर्क करना प्रॉपर्ली छोड़ दें तो आप लोगों के पास क्या होगा। ये आपको पेज 49 पर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपकी बुक के। यहाँ पर मैंने आप लोगों के पास इस सवाल का जवाब लिख लिया है कि इफ़ लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप वर्किंग, अगर तो लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो स्टॉप कर दे वर्क करना, आपकी बुक वाली एग्जैक्ट लाइन है, ठीक है, जितना आपकी बुक में लिखा हुआ था। यहाँ से आप लोगों के पास थोड़ा सा चेंज है, लेकिन 1-2 लफ्ज़ हैं, काफ़ी आसान से अभी आपको पता भी चल जाएगा कि अगर हम वेस्ट मटीरियल की बात करें एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस की, देखिए 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो वेस्ट मटीरियल की और किसकी, हार्मफुल सब्सटेंसेस की, ठीक है। जब ये चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ठीक है, विल एक्यूमुलेट इन द सेल, सेल के अंदर, लीडिंग टू सेल डैमेज, ठीक है। पहली बात तो यही थी कि अगर लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप कर दे वर्क को आपकी बुक वाली, तो आप लोगों के पास 2 चीज़ें, जो कि वेस्ट मटेरियल है और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वो सेल के अंदर अकोमुलेट हो जाती हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं सेल के अंदर, और उसका आपका आप लोगों के पास जो रिज़ल्ट या जो नतीजा निकलता है वो ये होता है कि सेल डैमेज हो जाता है, सेल काम करना छोड़ देता है। जो आप लोगों के पास आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8, आप लोगों के पास इसमें यह पूछा गया है कि वाई आर द क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए क्रिस्टी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होती है।
तो इस सवाल को लेके आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक टर्म में कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सिस्टर्नी क्या है, क्रिस्टी क्या है। तो एक बात याद रखिएगा, क्रिस्टी हमेशा आप लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया में आती है, ठीक है, और जो आप लोग के पास सिस्टर्नी होती है वो गोल्जी अपरेटस में आती है। बस ये दो बातें, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में, सिस्टर्नी आप लोगों के पास किस में आती है, गोल्जी अपरेटस में आती है। यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टी की, कि क्रिस्टी क्यों इंपॉर्टेंट होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। और एक और बात याद रखिएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये एमसीक्यूज भी आया है, मैंने देखा बहुत बारी पेपर में ये एमसीक्यूज भी आता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनेली में होती है, तो वहाँ पर आपने माइटोकॉन्ड्रिया बताना होता है। और लेकिन यहाँ पर जो आपका इस सवाल का जो जवाब है ये एक दो लफ्ज़ों के अंदर ही हम कहेंगे कि बिकॉज आप लोग यहाँ से करेंगे क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी वगैरह यही सारा इसका रोल होता है और उसमें आसानी मिलती है जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ये काम कौन करता है, क्रिस्टी करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड, कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं। इस सवाल का जवाब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 45 पर मिलेगा, जो कि आपका टॉपिक है न्यूक्लियस वाला। सो हम जल्दी से उस पेज पर जाते हैं, आपकी बुक के पेज नंबर 45 पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रोमेटिन का बताया गया, देन आप लोगों को क्रोमोसोम्स का बताया गया कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस का फ्लूइड है, ठीक है, जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, कंटेन्स, वो रखता है फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल, जैसे धागों की तरह ना, थ्रेड धागे को कहते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सा जैसे रेशे होते हैं या धागा आप लोगों के पास होता है ना, इस तरीके का मटेरियल रखता है कौन, न्यूक्लियोप्लाज्म की वो बात कर रहा है, जिसको आप क्रोमेटिन कहते हैं। और यही क्रोमेटिन कंपोज होता है, मिलकर बना होता है दो चीज़ों का, एक डीएनए का जिसको आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और साथ में प्रोटीन का। यहाँ तक तो आप लोगों के पास बात हुई है किसकी, प्यारे बच्चों, क्रोमेटिन की, ठीक है। यहाँ से आगे क्रोमोसोम का थोड़ा सा ही बताया गया है कि व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, जब कोई भी सेल स्टार्ट होता है डिवाइड करना, मतलब उसकी डिवीजन स्टार्ट होती है, तब हमारे पास क्या होता है, क्रोमेटिन कॉन्डेंस हो जाता है, ठीक है। और आप लोगों के पास एक थिक क्रोमोसोम की शेप बन जाती है, ठीक है। कॉन्डेंस का मतलब है वो इकट्ठा होता है, ठीक है, इकट्ठा होता है, कॉन्डेंस होता है, और उसके बाद आपके लोगों के पास क्या है, कोई भी क्रोमोसोम बन जाता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था, आपके क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, जो कि आपके पेज 45 पर था। आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच टाइप ऑफ सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल्स, कि सेल आप लोगों ने बताना है कि विच टाइप ऑफ सेल, ऐसी सेल की कौन सी टाइप है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है सेंडिंग नर्व सिग्नल्स को जो हमारे पास है सेंड करने के लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें आप लोगों ने कहना है न्यूरॉन। आपको पता है न्यूरॉन हमारे ब्रेन के सेल्स में पाया जाता है, और जितने भी हमारे पास मैसेज वगैरह या नर्व के जो सिग्नल्स हमें कोई मैसेज पहुँचता है, हमारे ब्रेन तक जाता है कि अब हमने ये करना है, या तो वो हमारे पास सारा काम कौन कर रहा होता है, न्यूरॉन सेल कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप जस्ट नाम बताएंगे विच टाइप ऑफ सेल, तो आप लिखेंगे कि न्यूरॉन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल्स। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू मेसोफिल सेल्स डू इन प्लांट लीव्स। आपने सुन रखा होगा, ये शायद आप लोगों ने अभी पढ़ा भी होगा कि जो प्लांट के लीव्स, ठीक है, जो पौधे के हमारे पास लीव्स होते हैं ना, पत्ते, वहाँ पर मेसोफिल सेल पाया जाता है। अब आपकी बुक में सवाल है कि व्हाट डू मेसोफिल सेल्स डू इन प्लांट लीव्स। जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं ये क्या काम करते हैं, डू का मतलब होता है करते हैं, प्लांट लीव्स के अंदर, किसी भी प्लांट है, कोई पौधा है, ठीक है, उसके पत्तों के अंदर मेसोफिल सेल्स क्या काम करते हैं। ये आप लोगों को आपकी बुक के पेज नंबर 54 पर आंसर मिलेगा। सो हम जल्दी से आपकी बुक का पेज 54 टर्न करते हैं। तो ये है आप लोगों की बुक का पेज नंबर 54। यहाँ पर आप लोगों के पास ये दो एक लाइनें बनती हैं, ठीक है, कि मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, दीज आर ग्रीन सेल्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं, प्रेजेंट इन लीव्स, ये जो पत्ते वगैरह होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ज़्यादातर जो इनका काम होता है वो लाइट की मौजूदगी में खुराक तैयार करना होता है, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सेंसिस का मतलब होता है तैयारी, यानी कि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशल होते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये आप लोगों के पास एक आधी लाइन है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है मेसोफिल सेल्स के अंदर। आप लोगों के पास अगला आपका सवाल है 12, जो आपका क्वेश्चन बनता है, हाउ वुड यू डिफाइन अ स्टेम सेल। आप स्टेम सेल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 57 पर आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। यहाँ पर क्या बताया गया कि जो हमारे पास जाइगोट होता है, ठीक है, इज़ एन अनस्पेशलाइज्ड सेल, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है। यानी कि अनस्पेशलाइज्ड सेल का मतलब ये है, ये कोई भी जो हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शन है उसको डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद इट हैज़ एबिलिटी, इसके पास सलाहियत होती है
टू मेक न्यू सेल्स, इसके बावजूद भी ये नए सेल्स बना सकता है। नए सेल्स बनाने का मतलब इस लफ्ज़ का ये है कि इसमें डिवीजन हो सकती है, ठीक है, सेल की, विच कैन डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, जो डिफ्रेंशिएट करेगा, फ़र्क करेगा किस में, किसके दरमियान, स्पेशलाइज्ड सेल के दरमियान। स्पेशलाइज्ड सेल एक ऐसा सेल होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन को डिवेल्प करता है, सच, ठीक है। इसके साथ ही जो आप लोग के पास अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है, डैट हैज़ द एबिलिटी, उसके पास सलाहियत होती है टू मेक अ वैरायटी ऑफ, वो बहुत सारी वैरायटी का मतलब होता है डिफरेंट तरह की इकसाम, काइंड्स, किसकी, स्पेशलाइज्ड सेल की, टाइप्स की, दिस इज़ कॉल्ड स्टेम सेल, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले तो उसने यहाँ पर अनस्पेशलाइज्ड सेल की बात की है और आगे बट इट हैज़ द एबिलिटी, ये दोनों लाइनों में है। लेकिन जो आगे नई चीज़ आप लोगों के पास आती है वो एक तो ये आया है कि विच कैन डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल एंड टू मेक अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। अनस्पेशलाइज्ड सेल से बात खत्म की है किस पर, स्पेशलाइज्ड सेल पर, और सिर्फ अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आई है। यहाँ पर क्या है कि वो डिफ्रेंशिएट करता है बावजूद इसके कि एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। अनस्पेशलाइज्ड सेल से मुराद वो यहाँ पर स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आप स्टेम सेल लिखें या अनस्पेशलाइज्ड सेल लिखें, एक ही बात है आप लोगों के पास, लेकिन अंदर ये थोड़े से फ़र्क आता है डिफ्रेंशिएट का और मेक द वैरायटी ऑफ अनस्पेशलाइज्ड से स्पेशलाइज्ड, अनस्पेशलाइज्ड से स्पेशलाइज्ड सेल तक काम कौन किसकी बात हो रही है, स्टेम सेल की। ये आप लोगों ने कर लेना है इस सवाल के जवाब में। जो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर उसने पूछा है कि नेम द केमिकल कंपाउंड्स, उन केमिकल कंपाउंड से उन केमिकल कंपाउंड्स के नाम बताएं डेट मेकअप, जो बनाते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ को। पहला आपसे पूछा गया सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को आप लोग के पास प्रोटीन और लिपिड वगैरह बनाते हैं, ठीक है। ये लेड पेंसिल से मैंने ऊपर लिख भी दिया है। बी आप लोग के पास है फंगल सेल वॉल, ये जो फंजाई, फंगल से मुराद उसने फंजाई की बात की, आपको पता है कि फंजाई की सेल वॉल आपके पास काइटन वगैरह की होती है, ठीक है। अगर हम सी की बात करें तो प्लांट सेल वॉल आपके पास सेलुलोज की होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल जो बैक्टीरिया वगैरह है उसके सेल वॉल आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। राइबोसोम की बात करें तो वो आप लोगों के पास आरएनए और प्रोटीन वगैरह के होते हैं। क्रोमोसोम की बात करें तो आप लोग के पास डीएनए एंड प्रोटीन के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास तौर पर यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह बनने का भी चांस होता है। प्यारे बच्चों, किस तरीके से कि आपके मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, राइबोसोम किसके बने हुए हैं, क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है। तो ये एक एक लफ्ज़ है, आप कोशिश करिएगा कि इसको आसानी से याद रख लें, जितना आसान हो सके आप लोग। बस ये एक नाम ही आपने याद रखना है कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी है, इस तरीके से। और इससे क्या होगा, आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ में आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपके एमसीक्यूज बनकर आते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लेबल द पार्ट्स ऑफ दीज सेल डायग्राम्स। अब आपने क्या करना है, ये दो सेल की डायग्राम दी गई हैं, इनके जो जो पार्ट उसने आपसे पूछे हैं उनको आपने लेबल करना है। जो आपकी डायग्राम 1 है, ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब क्या है कि जो आप लोगों की डायग्राम 1 है ये वाली, ठीक है, आपकी पहली डायग्राम ये एनिमल सेल से रेलिवेंट है, ठीक है। ये एनिमल सेल की डायग्राम है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर उसने आप लोगों के पास पॉइंट्स में पूछा है कि पहला क्या है, आपने बताना है पहले माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से उसने दूसरे जो जो पॉइंट्स आप लोगों के पास यहाँ पे दिए हुए उनके नाम मैंने लिखे हैं। दूसरी आप लोग के पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो एब्सेंट होती है। तीसरा साइटोप्लाज्म है। फोर्थ पर आप लोग के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। पाँचवें पे आपके पास लाइसोसोम्स हैं। 6 पर आपके पास गोल्जी ऑपरेटस है। सेवन्थ पर नंबर पर जो आप लोगों से उसने पूछा है आपकी बुक में, वो आप लोगों के पास वैक्यूल का पूछा है। अब आप ना यहाँ पर इसमें लाइसोसोम और वैक्यूल में थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। असल में दोनों की शेप तो इस तरीके से ही होती है, लेकिन जो हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं यहाँ पर इसमें रेड कलर के आपकी बुक में दिखाए गए हैं, जो आपकी पीछे एनिमल सेल और प्लांट सेल की डायग्राम है, वहाँ पर भी बेशक आप चाहें तो देख लीजिएगा। वैक्यूल का कलर ग्रीन होता है, डेट्स वाई इस तरीके से आपने इसकी लेबलिंग करनी है। जो सेकंड डायग्राम है यहाँ पर, ये आपके पास आपके प्लांट सेल की है, ठीक है। और इस तरीके से इसमें पहले गोल्जी ऑपरेटस, फिर न्यूक्लियोलस, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन वैक्यूल, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन माइक्रोफिलामेंट, देन क्लोरोप्लास्ट। आपने इस डायग्राम को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान से है। आप जस्ट अगर एक बार ये नाम और इसकी लेबलिंग अच्छे से अपनी बुक पर बेशक चाहे तो लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को ये डायग्राम काफ़ी आसान होगी। लेकिन एक बात मैं आपको फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी ऐड करूँगी। अगर आप ये डायग्राम करते हैं, ये इतनी ऑथेंटिक डायग्राम नहीं है, मतलब इसमें थोड़ी ऐसी चीज़ें जो है ना वो इतनी क्लियरली उन्होंने आपको नहीं दिखाई जितनी कि आपकी बुक के पेज नंबर पर दिखाई गई है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आपके बुक के पेज 43 पर एक डायग्राम ये बनाई गई है और एक डायग्राम ये बनाई गई है। अगर आप इन दोनों के लेबल जो करना है ना, दोनों डायग्राम्स को अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बाज़ औक़ात आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसको लेबल करें, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम भी बनी हुई होती है, ये वाले जो इस तरीके से लाइन से आपसे पूछा जाता है कि ये चीज़ क्या है या ये क्या है, या यहाँ पर ये जो ड्रा हुआ है ये क्या है, या जैसे कि ये आप लोग के पास एनिमल सेल के डायग्राम है, तो आपको लेबल करना अच्छे से आना चाहिए। तो वो इतनी ऑथेंटिक डायग्राम नहीं है। आप कोशिश करें कि आप ये वाली डायग्राम और ये कर लें, ठीक है। आपने डायग्राम ड्रा करने की कोशिश ना करें, बेशक आप सिर्फ इसको लेबल देख लें, चीज़ें समझें कि ये क्या कौन सी चीज़ है, इसको किस तरीके से लेबल करना है, ये आप लोगों के लिए इनफ रहेगा।
इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।